आज की पुस्तक है बच्चों की प्रतिभा कैसे उभारें, इम्प्रूव योर चाइल्ड्स टैलेंट्स टू द फुल पार्ट 2। आज हम लोग बात करेंगे प्रतिभा विकास क्या, क्यों और कैसे। कहा जाता है कि आनुवांशिकता बीज है तो उसका वातावरण भूमि, जल, हवा, प्रकाश और खाद है। किसी वृक्ष की उत्पत्ति बिना बीज के नहीं हो सकती और न ही अच्छी मिट्टी, हवा, खाद और जल के बिना उसका स्वस्थ विकास ही संभव है। ठीक इसी प्रकार बिना आनुवांशिकता के जीवन की उत्पत्ति की कल्पना नहीं की जा सकती और बिना उपयुक्त वातावरण मिले उसके आनुवांशिक गुणों का समुचित विकास नहीं हो सकता। आनुवांशिक क्षमताओं के विकास के लिए यह नितांत आवश्यक है कि व्यक्ति को सुंदर से सुंदर परिवेश प्राप्त हो। आनुवांशिकता एवं वातावरण के प्रभाव के संदर्भ में प्रतिभा के संबंध में जनसाधारण के मन में अनेक अवधारणाएं बनती है। अनेक लोग मानते हैं कि प्रतिभा जन्मजात होती है। सबसे पहले इस प्रश्न पर विचार करना आवश्यक है कि प्रतिभा है क्या। दरअसल प्रतिभा किसी कार्य विशेष को करने के संबंध में दक्षता है। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से यह बात सिद्ध हो चुकी है कि प्रतिभा अर्जित की जाती है, न कि जन्मजात होती है। यदि किसी गायक का पुत्र गायन के क्षेत्र में बाल्यावस्था से ही प्रतिभाशाली प्रतीत होता है तो उसका कारण गायक का पुत्र होना नहीं बल्कि घर में गायन के माहौल का होना है। साथ ही यदि किसी कार्य विशेष में दक्षता को यदि प्रतिभा माना ही न जाए तो वह प्रतिभा कैसे बन सकेगी। उदाहरण के लिए खेल में रुचि एवं दक्षता दिखाने पर भी प्रोत्साहन एवं मौका न दिया जाना। हरमन ने शैक्षिक समस्याओं के संबंध में वंशानुक्रम और वातावरण के मतभेदों का स्पष्टीकरण बुद्धि परीक्षणों के आधार पर किया है। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला है कि जो बच्चा अन्य बच्चों से बुद्धि में श्रेष्ठ होता है वह अन्य शील गुणों में भी समस्त बच्चों से श्रेष्ठ होगा। वातावरण के समर्थकों में प्रसिद्ध व्यवहारवादी वाटसन का नाम उल्लेखनीय है। उसने तो वातावरण की प्रतिभा बड़े ही जोरदार शब्दों में स्वीकार किया है। अपनी कृति बिहेवियरिज्म में उसने लिखा है कि तुम मेरे पास 1 दर्जन बच्चों को लाओ, उनके उचित विकास के लिए मेरा मनचाहा वातावरण उपस्थित करो। मैं दावे के साथ कहता हूं कि उनमें से किसी एक बच्चे को चुनकर उसे डॉक्टर, वकील, कलाकार, सौदागर, नेता ही नहीं भिखारी या चोर भी बना सकता हूं, चाहे उसके भीतर किसी भी प्रकार की योग्यता क्यों न हो। कहा जाता है कि आनुवांशिकता बीज है तो उसका वातावरण भूमि, जल, हवा, प्रकाश और खाद है। किसी वृक्ष की उत्पत्ति बिना बीज के नहीं हो सकती और ना तो अच्छी मिट्टी, हवा, खाद और जल के बिना उसका स्वास्थ्य विकास ही संभव है। ठीक उसी प्रकार बिना आनुवांशिकता के जीवन की उत्पत्ति की कल्पना नहीं की जा सकती और बिना उपयुक्त वातावरण मिले उसके आनुवांशिकी गुणों का समुचित विकास नहीं हो सकता। आनुवांशिकी क्षमताओं के विकास के लिए यह नितांत आवश्यक है कि व्यक्ति को सुंदर से सुंदर परिवेश प्राप्त हो। उचित परिवेशगत सुविधा के अभाव में सुंदरतम आनुवांशिक गुण भी कुंठित हो जाते हैं। सत्य तो यह है कि आनुवांशिकता हमें क्षमताएं देती है और वातावरण उन क्षमताओं को विकसित होने के लिए अवसर प्रदान करता है। अतः यह स्पष्ट है कि व्यक्ति आनुवांशिकता और वातावरण दोनों का प्रतिफल होता है। वास्तव में आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ने लिखा है कि जीवन की हर घटना दोनों का फल होता है। परिणाम के लिए उनमें से एक भी उतनी ही आवश्यकता है जितनी कि दूसरी। कोई भी न तो हटाई जा सकती है और न अलग की जा सकती है। हरलॉक के एक अध्ययन द्वारा यह पाया कि उन अनेक युवा जो कि अपने प्रारंभिक शैक्षिक रिकॉर्ड में कमज़ोर थे उच्च शिक्षा के स्तर पर विशेष प्रतिभा का प्रदर्शन करने लगते हैं, जिसका कारण प्रेरणा का स्तर बढ़ जाना पाया गया। पूर्ण रूप से सफल व्यक्तियों की सफलता में बाल्यावस्था से प्रकट होने वाली प्रतिभा का कितना हाथ है यह पता लगा पाना मनोवैज्ञानिक के लिए कठिन कार्य साबित होता है। प्रतिभा विकसित करने वाले तत्व। बच्चों में प्रतिभा बीज रूप में विद्यमान होती है जो मनोवैज्ञानिक व्यवहारों से अंकुरित होती है। बच्चों में छिपी प्रतिभा विकसित हो, फले फूले, इसके लिए आवश्यक है कि अभिभावक इस सत्य को जाने कि प्रतिभा कोई भौतिक गुण नहीं है, यह तो निरंतर अभ्यास और साधना है जो केवल 1% बच्चों में होती है। यदि अभिभावक चाहे तो इस प्रतिशत को बढ़ा सकता है।
परिवार, कक्षा और समाज में सब बच्चे एक से प्रतिभाशाली नहीं होते। प्रकृति ने भी सबको समान शक्ल, सूरत, समान प्रतिभा, समान आवाज, रंग, रूप नहीं दिया है। इस विविधता को समझने के लिए उन तत्वों का अध्ययन, मूल्यांकन और परीक्षण करना चाहिए जो बच्चों की प्रतिभा को प्रभावित करते हैं। प्रतिभा कोई भौतिक वस्तु नहीं है। प्रतिभा और व्यक्तित्व का संबंध भी किसी एक गुण अथवा विशिष्टता से नहीं होता। वास्तव में यह तो गुणों का समूह है, विशेषताएं हैं। कोई बच्चा कामचोर होता है तो कोई परिश्रमी, कोई बच्चा समय पर आता है तो कोई समय की बिल्कुल परवाह नहीं करता, कोई आज्ञाकारी है तो कोई अशिष्ट, कोई उदंड है तो कोई अनुशासित। वास्तव में अनुशासित बच्चा तो सबकी नज़रों में अनुशासित ही होगा। प्रतिभा अथवा व्यक्तित्व की ये विशेषताएं कुछ तो वंशानुक्रम से प्राप्त होती है, जैसे किसी बच्चे की आंखें, भौहें, रंग, रूप तथा माँ बाप के रंग रूप से मिलते हैं। किसी किसी बच्चे की रुचि, अभिरुचि अपने माँ बाप से मिलती जुलती है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, आयु के साथ साथ बच्चों के अन्य गुण अथवा विशेषताएं भी दिखाई देने लगती है। व्यक्तित्व विकास एक निश्चित क्रम में होता है, अतः विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाओं में बच्चों की भिन्न भिन्न आदतों, व्यवहार पर नजर रखनी चाहिए। नर्सरी कक्षाओं में बच्चों की सोच, व्यवहार, आदतें, इच्छाएं, रुचियां, अभिरुचियां अलग होती है। वह अपने परिवार के सदस्यों को ही अपना समझता है, इसलिए ऐसे बच्चे बहुत अधिक समय तक स्कूल में नहीं ठहर पाते। उसके विपरीत किशोरावस्था को प्राप्त बच्चे घर में नहीं ठहर पाते, उनका अधिकांश समय घर के बाहर ही व्यतीत होता है। किशोरावस्था के लड़के लड़कियां अपने हम उम्र बच्चों के साथ रहना चाहते हैं। इस उम्र में उनके अनेक मित्र बन जाते हैं। वास्तव में मित्र मंडली उनकी वैज्ञानिक आवश्यकता है। उनकी इस आवश्यकता का विस्तृत वर्णन मित्र मंडली में किया गया है। किशोरावस्था में शारीरिक और मानसिक परिवर्तन तीव्र गति से होते हैं और इस प्रकार के परिवर्तन कभी कभी तो बच्चों को बड़े आश्चर्य में डाल देते हैं। लड़कियां स्वभाव से शर्मीली हो जाती है और बच्चों की आवाज़ें भारी हो जाती है, उनके दाढ़ी मूंछ निकलने लगती है और इस सब परिवर्तनों के कारण उनकी प्रतिभा, सोच, व्यवहार और व्यक्तित्व में अंतर आने लगता है। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ने लगता है और इस आकर्षण को यदि उचित दिशा और समाधान न मिले तो उनके व्यक्तित्व में अनेक विकृतियां पैदा होने लगती है। विपरीत लिंग के इस आकर्षण को ही लड़के लड़कियां प्यार समझने लगते हैं। प्यार की एक तरफा कल्पनाएं होने लगती है और इन कल्पनाओं में ही लड़के लड़कियां अपनी अपनी सोच के मुताबिक रंग भरने लगते हैं। भावनाओं के आवेश में आकर कभी कभी तो ये लड़के लड़कियां गुमराही की अंधेरी गलियों में ऐसे भटकने लगते हैं कि उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आता कि वे क्या कर रहे हैं। उनकी सोच के कारण ही उन्हें कई बार बदनामी, जिल्लत, रुसवाई की ज़िंदगी जीने के लिए विवश होना पड़ता है। किशोरावस्था में भटकाव की अनेक कहानियां प्रतिदिन अखबारों में प्रकाशित होती रहती है। लगभग सभी पत्र पत्रिकाओं में संपादकों को अपने युवा पाठकों के ऐसे अनेक पत्र प्राप्त होते हैं जिनमें युवक युवतियां अपने इस प्रकार की समस्याओं के समाधान चाहते हैं। यदि ऐसे किशोरियों की इच्छाओं, चाहतों का समय पर उचित समाधान अथवा सही मार्ग निर्देशन हो जाता है तो उनकी प्रतिभा मुखरित होने लगती है। यदि ऐसे लड़के लड़कियों को अभिभावक का, शिक्षकों का, शुभचिंतकों का कोई समाधान नहीं मिलता, स्नेह और विश्वास प्राप्त नहीं होता तो वे अपनी ज़िंदगी खराब कर लेते हैं और जीवन भर पश्चाताप की ज़िंदगी जीते हैं। किशोरावस्था के बच्चों की प्रतिभा को सृजनात्मक और सकारात्मक दिशा देने के लिए कुछ व्यावहारिक सोच भी अपनानी चाहिए। पर्यटन ज्ञान प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन पर्यटन है। प्रत्यक्ष में प्राप्त किया गया व्यवहारिक ज्ञान अस्थायी होता है। अभिभावकों को बच्चों में रुचि लेकर उनके साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करना चाहिए। आजकल दिशा भ्रमित युवकों से जब भी पूछा जाता है कि वे अपनी कुंठित भावनाओं को व्यक्त करते हुए अभिभावकों को आरोपित करते हुए कहते हैं, हमारे माता पिता को इतना समय ही नहीं मिलता कि वे हमारे लिए मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को देख समझ सके, उन्हें पूरी करने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। अभिभावकों को कुछ समय निकालकर बच्चों के साथ अवश्य रहना चाहिए, वह चाहे छुट्टी का दिन ही क्यों ना हो। हमारे देश में अभी भी छुट्टी वाले दिन को छुट्टी का दिन समझकर नहीं बिताया जाता है। आजकल होटलों का क्रेज बढ़ता जा रहा है। महानगरों में भी बड़े बड़े पार्क बनाए गए हैं। शहरों के आसपास भी ऐसे इन कॉटेज और पिकनिक स्पॉट विकसित
हो गए हैं। अभिभावकों को चाहिए कि वो सप्ताह में, महीने में एक दिन ऐसे स्थानों पर बच्चों से ही अवश्य जाए और अपना समय ऐसे स्थानों पर बिताए। इससे जहां उनमें मानसिक तनाव की कमी आएगी, वहीं वे बच्चों के शारीरिक मनोवैज्ञानिक समस्याओं को सुन सकेंगे, उनका समाधान कर सकेंगे। बच्चे भी माँ पापा का भावनात्मक संरक्षण पाकर अपने मन की बात उनसे कह सकेंगे। इस प्रकार के पारिवारिक जुड़ाव बढ़ेगा और इस पूरे समय का उपयोग बच्चों की प्रतिभा विकास और उसके मूल्यांकन में करें। भौतिक संसाधनों की सदुपयोगिता। कुछ अभिभावक भौतिक संसाधनों की बड़ी संख्या में खरीदना अपना बड़प्पन समझते हैं। वह कुछ अभिभावक इन संसाधनों की खरीदारी से परेशान रहते हैं। सामान्यतः उनकी यह धारणा भी कुंठित हो चुकी है कि बच्चे यदि टीवी देखेंगे, कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट से जुड़े रहेंगे, गेम्स खेलेंगे तो वे बिगड़ जाएंगे, पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं दे पाएंगे। प्रायः देखा गया है कि अधिकांश बच्चे अधिक समय तक टीवी से चिपके रहते हैं या गेम्स खेलते रहते हैं अथवा अनावश्यक कंप्यूटर पर नेट सर्फिंग करते पाए जाते हैं। सचमुच ही ऐसे बच्चे अपना अनमोल समय गंवा रहे होते हैं। अभिभावक को चाहिए कि ऐसे बच्चों पर पूरा ध्यान दे और पूर्व धारणा हटाकर बच्चों को ज्ञानवर्धक चैनलों से उपयोगी कार्यक्रमों को थोड़ी बहुत देर तक देख लेने के दे। एकाग्रता की दृष्टि से गेम्स उपयोगी है, पर उन्हें कुछ समय ही खेलने दे तथा थोड़ी बहुत देश दुनिया की जानकारी के लिए नेट सर्फिंग लेने दे। बच्चे भी इन सब कार्यक्रमों में अधिक देर तक समय व्यतीत न करें। उपरोक्त ज्ञानवर्धक स्रोतों के प्रति अभिभावक अपने बच्चों को प्रेरित करें, जो कि प्रतिभा विकास में अत्यंत उपयोगी है। लगभग किशोरावस्था तक बच्चे कुछ समय सायंकाल में घर से निकलकर खेले, मैदान या पार्कों में शारीरिक विकास हेतु कुछ चुनिंदा खेलों को खेल सके। जो बच्चे घर में टीवी से चिपके रहते हैं, खेल नहीं खेलते, दौड़ते भागते नहीं, उनका पूर्ण रूप से शरीर एवं मानसिक विकास नहीं हो पाता। अभिभावक थोड़ी बहुत खेल के प्रति भी रुचियां बच्चों में बढ़ाए ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास संभव हो सके। खेल। एक जमाना था जब अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित करने के लिए कहा करते थे, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। फिर समय में परिवर्तन आया, लोगों ने खेलों का महत्व समझा। अब न तो खेलने कूदने से बच्चे खराब हो रहे हैं और न पढ़ने लिखने से नवाब बन रहे हैं। बच्चों की चेतना और सजीवता के लिए खेल आवश्यक है। खेल एक स्वाभाविक क्रिया है जिसमें बच्चा अनुसरण, जिज्ञासा और रचनात्मक वृत्तियों के द्वारा जीवन का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करता है। बच्चों में परस्पर सहयोग, सहभागिता और एकजुटता की भावना बढ़ती है। इसलिए कहा जाता है कि खेल अभिव्यक्ति, अहम प्रतिभा प्रदर्शन का सर्वोत्तम माध्यम है। हर व्यक्ति अपने भाव और भावनाओं की अभिव्यक्ति विभिन्न माध्यमों से करना चाहता है। गूंगा भी अभिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इशारों से काम कर लेता है। बच्चे खेल के माध्यम से अपनी प्रतिभा को नई दिशा देते हैं और बच्चों से संबंधित खेलों में कुछ विशेषताएं पाई जाती है। ये विशेषताएं इस प्रकार है। खेल के लिए इच्छा होना जरूरी है। बच्चा जब चाहता है तब खेलता है, जहाँ चाहता है वहाँ खेलता है, जो खेल उसे पसंद होता है वही खेलता है। उसे खेलने के लिए बड़े भारी साधनों, संयंत्रों की आवश्यकता नहीं होती। मिट्टी के घरौंदे बनाना बच्चों का प्रिय खेल है, जो बिना साधनों के भी खेला जाता है। शिशु घंटों तक पैर के अंगूठे को मुंह में डालने का खेल खेल सकता है। किशोरावस्था के बच्चों में खेलों के कुछ नियम होते हैं जिनका पालन उसे करना पड़ता है। छोटी उम्र के बच्चे के खेलों के कोई नियम नहीं होते। ये नियम वह समाज द्वारा ही अनुकरण करता है। गुड्डे गुड़िया का खेल सामाजिक नियमों से भी प्रभावित और प्रेरित होता है। छोटे बच्चों के खेल कमरे के अंदर ही खेले जाते। आयु की वृद्धि के साथ साथ खेल की रुचियों में अंतर। छोटे बच्चों के खेल और बड़े बच्चों के खेलों में अंतर होता है। छोटे बच्चों की खेलों में क्रियाशीलता होती है तो बड़े बच्चों के खेलों में परिश्रम होता है। छोटे बच्चे खिलौने के साथ खेलते हैं, जबकि बड़े बच्चों के खिलौने खेलों के उपकरण होते हैं। छोटे बच्चे अपनी रबर की गुड़िया को नहलाने का अभ्यास करती है, उसे सोने के लिए अवसर देती है, जबकि वास्तव में यह सब निर्जीव वस्तुएं होती है। लेकिन छोटे आयु के बच्चे इन बातों को नहीं मानते। बड़े बच्चे क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के साथ खेलते हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों की खेल संबंधी रुचियों में परिवर्तन आने लगता है। रुचियों में कमी आती जाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे खेल रुचियों में कमी आती जाती रहे। स्कूल के 400 विद्यार्थियों में
स्कूल के 400 विद्यार्थियों में से कितने बच्चे आज शाम को खेलने के लिए स्कूल में जाते हैं? मुश्किल से 5%। 8 से 12 वर्ष तक के बच्चों ही खेलों में सबसे ज़्यादा रुचि रखते हैं। बड़ी कक्षाओं में पढ़ने वाले 7, 8 और उससे अधिक कक्षाओं में के बच्चों को अभिभावक खेलने भी नहीं देते और उनका इस प्रकार से खेलने में अधिक समय देना अभिभावकों की नज़रों में खटकता है। इसलिए वे जब भी बच्चों को डांटते हैं अथवा अपमानित करते हैं तो उसके खेलने को अवश्य ही कोसते हैं। दिन भर खेलने से फुर्सत मिले तब ना, मैं तो कहती हूँ कि इसका बैट बाहर फेंक दो, जब देखो तब क्रिकेट। इस पर तो रात दिन क्रिकेट खेलने का भूत सवार रहता है, न खाने की फिक्र न पढ़ने की चिंता। अभिभावकों का ऐसा हतोत्साह पाकर बच्चों में खेलने की रुचि कम हो जाती है और वह खेलों से दूर हो जाता है। फिर उसकी उस खेल के विशेष की रुचि अत्यधिक बढ़ जाती है। कुछ खेल ऐसे होते हैं जिनमें हमेशा जोखिम बनी रहती है, लेकिन फिर भी बच्चे उस खेल को खेलना पसंद करते हैं। पैरों पर चढ़ना, तैरना, साइकिल चलाना, लंबी कूद आदि ऐसे ही खेल हैं। जोखिम भरे खेलों को खेलकर बच्चे का साहस का परिचय देते हैं। खेलों में पुनरावृत्ति होती है। भारत और पाकिस्तान के बीच कई बार क्रिकेट मैच हो चुके हैं, होते रहते हैं, लेकिन हर बार लोगों को मैच देखने में उतना ही आनंद आता है। बच्चे भी खेलों को कई बार दोहराते हैं। आपस में मैच खेलना बच्चों को अच्छा लगता है। इस तरह से जब वो बार बार एक ही खेल को खेलते हैं तो उस खेल विशेष में निपुण हो जाते हैं। स्कूल में बच्चों को नए नए खेल सिखाए जाते हैं और इस प्रकार से नए नए खेल खेलने के लिए बच्चा स्कूल जाता है। कुछ ऐसे खेल होते हैं जिन्हें खेलने में बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास होता है, जैसे चोर सिपाही, रामलीला, रेलगाड़ी बनकर छुक छुक, गुड्डे गुडियों का ब्याह रचाना, नाटकों में अभिनय करना। इस प्रकार के खेलों में जहां बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास होता है वहीं उनमें उत्तरदायित्वता की भावना आती है। चोर सिपाही खेलते खेलते ही बच्चा समझने लगता है कि चोर चोर होता है और सिपाही सिपाही। इसी प्रकार से गुड्डे गुडियों का ब्याह रचाते रचाते ही लड़कियां बड़ी हो जाती है और भावी जीवन के बारे में सोचने लगती है। खेल मनोरंजन के साधन होते हैं। बच्चे अपनी प्रतिभा की अभिव्यक्ति खेलों के माध्यम से करते हैं। खेलों में जीतने पर उन्हें अपनी सफलता पर जो प्रसन्नता होती है वह उन्हें और अच्छा खेलने के लिए प्रेरित करती है। खेलों के द्वारा ही बच्चे जीवन में समन्वय करना सीखते हैं और सफलता की नई ऊंचाइयों को छूते हैं। मित्र मंडली, सुजाता को अपने 12 वर्षीय पुत्र दिनेश से हमेशा यह शिकायत रहती है कि वह दिन भर घर में ही घुसा रहता है, न कि किसी से बोलता है, न खेलने के बाहर जाता है। जब देखा एकांत में चुपचाप घुन्ना सा बैठा रहता है। वहीं शालिनी की समस्या है कि उसका सानू घर में रुकता ही नहीं। सारा दिन दोस्तों के सिवा उसे कुछ अच्छा ही नहीं लगता। दोस्तों के साथ खेलने में उसे खाने पीने का भी होश नहीं रहता। किशोर बच्चों के संबंध में अभिभावक द्वारा व्यक्त की गई दोनों ही परिस्थितियां बच्चों के मित्रों से संबंध है। पहली में जहां समस्या मित्रों का अभाव है तो दूसरी में मित्रों की अधिकता। दोनों ही परिस्थितियों में बच्चों की व्यक्तित्व और प्रतिभा पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। वास्तव में बच्चों की प्रतिभा और व्यक्तित्व विकास के लिए जहां मित्रों का होना आवश्यक है, वहीं कुछ गलत मित्रों के कारण उनमें दूषित संस्कारों का आ जाना भी स्वाभाविक होता है। इसलिए बच्चों को इस मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं में अभिभावकों को स्वयं रुचि लेनी चाहिए। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उसमें सहयोग देना चाहिए। मित्रता के कुछ मूल सिद्धांत होते हैं, इसलिए आप देखें कि आपके बच्चों में के मित्र समान आयु, समान आर्थिक और समान सामाजिक स्तर के हों। बच्चे में यदि कुछ विशिष्ट गुण होंगे तो उसे मित्र बनाने में देर न लगेगी। वैचारिक समानता मित्रता का मूल मंत्र है। यदि बच्चों के मित्रों में वैचारिक समानता होगी तो उनकी मित्रता आगे बढ़ेगी, फलेगी, फूलेगी। इसलिए आप देखें कि उनके मित्रों और उनमें कहीं कोई विशेष वैचारिक मतभेद तो नहीं है। यदि आप समझते हैं कि विचारों में कहीं कोई बड़ा अंतर, पूर्वग्रह, भ्रामक धारणा है तो उन्हें समाप्त कराने में अपना सहयोग व समय दें। बच्चों को परस्पर समझने के पर्याप्त अवसर दें। इस प्रकार की मध्यस्थता में यह ध्यान रखें कि आप अपने विचार, सिद्धांत, आदर्श, आज्ञाएं न
उन पर न थोपें, नहीं आप स्वयं उनके मित्र बनने की कोशिश करें। हमेशा बच्चों पर अपनी आज्ञाओं, अनुशासन और बौछार उचित नहीं, उसमें वे आपसे दूर रहने लगेंगे। बच्चों की मित्र मंडली के संबंध में आप केवल इतना करें कि अपने बच्चों को मोहल्ले, कॉलोनी, पास पड़ोस अथवा कक्षा के अच्छे बच्चों से परिचय करा दें। उन्हें साथ साथ खेलने, पढ़ने, खाने, काम करने, एक दूसरे के निकट आने के अवसर प्रदान करें। इससे जहां बच्चों में परस्पर समन्वय और मित्रता करने, समझौता करने की इच्छा, क्षमता, ललक पैदा होगी, वहीं मित्रता के बीज अंकुरित होने लगेंगे। वे एक दूसरे के विचारों को जानेंगे, फिर सत्य और प्रमाणिक तर्कों, सिद्धांतों के आधार पर एक दूसरे की बातों में विश्वास करने लगेंगे, मित्र बन जाएंगे। बच्चे अपने मन की बात, समस्या, जिज्ञासा, आशंका अन्य किसी को कहने की अपेक्षा अपने मित्रों से कहना अधिक पसंद करते हैं और बहुत से व्यवहार वे केवल अपने मित्रों से सीखते हैं। उनकी आशंकाओं, जिज्ञासाओं की संतुष्टि मित्रों से ही अधिक होती है। इसलिए आप अपने बच्चों को उनके मित्रों से मिलने, बैठने, घूमने, पढ़ने, खेलने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करें। उनके मित्रों में विश्वास व्यक्त करें और अपने इस विश्वास को उन पर प्रदर्शित भी करें। संपन्न घरों के कुछ महिलाएं और पुरुष यह सोचते हैं कि उनका बच्चा गली के गंदे बच्चों के साथ मित्रता करेगा तो बिगड़ जाएगा, आदि आदि। वास्तव में यह भ्रामक सोच है। यदि गली के बच्चे अच्छे नहीं हैं तो आपका बच्चा स्वयं ही उनमें घुल मिल न पाएगा। इसीलिए बच्चों के संबंध में इस प्रकार के भ्रामक धारणा मन से न लाएं। बच्चों के मित्रों को घर पर आने पर स्वागत करें। उन्हें वही स्नेही आत्मीयता सहयोग दें जो आप अपने बच्चों को देते हैं। पढ़ने अथवा खेलने के बाद यदि आप अपने बच्चों को दूध, चाय अथवा अल्पाहार देते हैं तो उनके मित्रों को भी समान रूप से दें। इसमें जहां दोनों की मित्रता में निकटता आएगी वहीं उनमें परस्पर स्नेह बढ़ेगा। वे साथ साथ खेलने, पढ़ने के लिए उत्साहित होंगे। उनमें परस्पर स्वस्थ प्रतियोगी भावना विकसित होगी जो उन्हें हमेशा अच्छे कामों के लिए एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। अपने बच्चों को उनके मित्रों के सामने भरा बुरा न कहें और न ही उन्हें उनकी किसी गलती के लिए मारे, पीटें अथवा प्रताड़ित करें। घर से भागने वाले बच्चों में 80% बच्चे अभिभावक द्वारा प्रताड़ित एवं अपमानित होने पर ही घर से भागते हैं। बच्चों के मित्रों के सामने उनकी किसी कमजोरी, दोष अथवा आदत की भी चर्चा न करें। न ही अपने बच्चों की किन्हीं गलतियों अथवा कमजोरियों के लिए उनके मित्रों को जासूसी करने के लिए कहें। आपकी इन बातों के कारण आपके बच्चे अपने ही मित्र के बीच उपेक्षा और हंसी के पात्र बन सकते हैं। अपने ही मित्रों से ब्लैकमेल हो सकते हैं अथवा हीनता से ग्रसित हो सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे अपने मित्रों के साथ देर रात तक बाहर न रहे। दिन में भी अधिक देर तक बच्चों को एकांत में न रहने दें। न ही उन्हें एकांत में सोने का अवसर प्रदान करें, बल्कि यह प्रयत्न करें कि बच्चे खुली जगह पर सबके सामने बैठे। कभी कभी एकांत पाकर कुछ बच्चे गलत आदतों के शिकार हो जाते हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार किशोर उम्र के बच्चों में एकांत पाते ही एक विशेष प्रकार के अंतःस्राव होने लगता है जो उन्हें मस्तिष्क के सक्रिय कर देता है और इन क्षणों में किशोर बच्चे कुछ रोमांचिक कार्य करने के लिए सक्रिय हो जाते हैं। अपने बच्चों के मित्रों से अभिभावक हमेशा संपर्क बनाकर रखें ताकि आपको इन बच्चों के द्वारा अपने बच्चों की प्रगति, सफलता, असफलता एवं अन्य गतिविधियों की रिपोर्ट मिलती रहे। इससे जहां आपको अपने बच्चों के व्यक्तित्व और प्रतिभा विकास की सूचना मिलेगी वहीं बच्चों में भी आत्मविश्वास बना रहेगा कि कोई उनकी सफलता, असफलता को देख रहा है। वे कभी हताश एवं निराश न होंगे, वे कठिनाइयों में टूटेंगे नहीं। किशोरावस्था को प्राप्त करते बच्चे कभी कभी भावनाओं के आवेश में गलत संगति के कारण घर से पलायन कर जाते हैं और ऐसे बच्चे बाल अपराधों की ओर आकृष्ट होते हैं। आत्महत्या करने वाले बच्चे, जीवन के प्रति निराश बच्चे, उन सब पर जब अलग अलग सर्वे किया गया तो एक बात खुलकर सामने आई कि ऐसे बच्चों के मित्र नहीं थे। मित्रों के अभाव ने जहां इन बच्चों को अंतर्मुखी बनाया वहीं वो मानसिक रूप से हिंसक, विद्रोही और प्रतिशोधी बन गए। कुंठा और निराशाओं में घिर कर ही ऐसे कार्यों के लिए ये बच्चे प्रेरित हुए। आशय यह है कि बच्चों के मित्र जहां उन्हें सुरक्षा, संरक्षण और सहयोग देते हैं वहीं उनका मानसिक शक्तियों को भी
भी दम दिलाते हैं, उनमें आत्मविश्वास की भावना जागृत कराते हैं। 10 से 16 वर्ष तक के लड़के लड़कियां अपने मित्रों से बातें करने लगते हैं, उनसे मिलने, उन्हें अपने दिल की बातें बताने के लिए इतने उत्सुक और लालायित रहते हैं कि उन्हें अपने मित्रों से मिले बिना चैन ही नहीं पड़ता। वास्तव में यदि उनके इन मनोवैज्ञानिक संवेगों को उचित समाधान नहीं मिला तो उनमें कई मनोवैज्ञानिक दोष आ सकते हैं। बच्चों की मानसिक संतुष्टि के लिए इस विषय को सदैव गंभीर रहें। बच्चों को दूसरों से स्नेह, विश्वास और आस्था का मूल्य चुकाने में जो आनंद की अनुभूति होती है, वे अपने इन आदर्शों और सिद्धांतों के प्रति समर्पित होते हैं और उन्हें वे अपने मित्रों से ही पूरा करना चाहते हैं। परस्पर विश्वास में जन्मी पली बढ़ी हुई ये भावनाएं भी उन्हें सामाजिक बनाती है। मित्रता का अर्थ होता है घनिष्ठता। यह घनिष्ठता पहले अस्थायी रूप से होती है और फिर विश्वास पाकर ही अस्थायी होती है। हमने ऐसे ऐसे मित्र देखे जो 4-5 की उम्र में लेकर 60-65 तक की उम्र होते हुए भी आपस में घनिष्ठ मित्र हैं। अतः आप अपने विचार, विद्यालय और आसपास के लोगों से ही मित्र बनाने से में बच्चों का सहयोग करें। किशोरावस्था के क्रम में यदि आप अपने बच्चों की मित्रता किसी लड़के से देखते हैं तो उत्तेजित ना हो और ना ही उसे पाप की श्रेणी में लें। वास्तव में आपका स्नेह, विश्वास और सहानुभूति ही इस समस्या का समाधान है। बच्चे स्वभाव रूप से अपनी मित्रता का निर्वाह स्वयं करें, इसलिए उन्हें इस विषय में एक सीमा के बाद स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। बच्चों का विकास कैसे हो? बच्चा अपने आसपास से बहुत कुछ सीखता है। वह अपने अनुभवों से, जैसे से छूकर, देखकर, सूंघकर, चोट खाकर, गिरकर आदि अनुभवों से सीखता है। बच्चा चीज़ों के बारे में अपने हिसाब से अवधारणाएं बनाता है। ऐसे भी हो सकता है कि जिस चीज़ से उसे डरना चाहिए उससे वह न डरे, जो बातें उसे नहीं बोलनी हो फिर भी उसे दोहराए। बच्चे की यह सीखने की प्रक्रिया शुरू के 5-6 वर्ष में ज़्यादा होती है। परिवार ही वह स्थान है जहाँ बच्चा जन्म के पश्चात ज्ञान की प्राप्ति करता है तथा संसार ग्रहण करता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि अभिभावकों का जीवन और परिवार का वातावरण आदर्श हो, तभी बच्चे के लिए अच्छे गुणों का विकास हो सकता है। जन्म के बाद सर्वप्रथम बच्चा माँ के संपर्क में आता है। माँ यदि बच्चे के सफल, सशक्त निर्माण और सर्वांगीण विकास के लिए कटिबद्ध हो जाए तो नई पीढ़ी का नव निर्माण करके राष्ट्र के विकास में 4 चांद लगा सकती है। माँ की सोच तथा क्रियाकलाप में बच्चा संस्कार ग्रहण करता है। बच्चों की प्रतिभा का पूर्ण रूप से विकास हो सके, इसके लिए माँ को पूरी तरह से सजग रहना होगा। माँ को गर्भावस्था में तथा जन्म के उपरांत अपने आप को तथा परिवार के वातावरण को पूरी तरह से संयमित, संतुलित और व्यवस्थित बनाए रखना होगा। माँ बच्चे को मात्र जन्म ही नहीं देती अपितु उसके भविष्य का निर्माण भी करती है। सच पूछा जाए तो वह उसकी सच्ची शिक्षिका है। बच्चा माँ के अलावा पिता पर भी बहुत ध्यान देता है और जैसा व्यवहार पिता द्वारा हो रहा है उसका अनुकरण करता है। इसके अतिरिक्त परिवार के सभी सदस्य बच्चे विकास के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विद्यालय में प्रवेश के बाद बच्चे पहली बार परिवार से दूर होते हैं तथा विद्यालय के सपनों में परिचित होते हैं। बच्चों की प्रतिभा का पूर्ण रूप से विकास होने के लिए आवश्यक है कि विद्यालय का वातावरण स्वच्छंद, सुंदर, बाल सुलभ, इच्छाओं के अनुरूप तथा आकर्षक हो। प्रायः सभी माता पिता अपने अभिभावकों के सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि वे अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएं। माता पिता अपने आप को दिक्कतों में रखकर भी अपने बच्चे की अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। बच्चे का स्कूल जाने योग्य होने पर वे अपने परिचितों से अच्छे स्कूल की जानकारी प्राप्त करते हैं तथा बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलाने की कोशिश करते हैं। माता पिता के लिए एक ओर बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना होता है तो दूसरी ओर उसमें छिपी हुई प्रतिभा को उभारना। बच्चा अपने आसपास से बहुत कुछ सीखता है। वह अपने अनुभवों से, जैसे छूकर, देखकर, सूंघकर, चोट खाकर, गिरकर आदि अनुभवों से सीखता है। बच्चा चीज़ों के बारे में अपने हिसाब से अवधारणाएं बनाता है। ऐसा भी हो सकता है कि जिस चीज़ से उसे डरना चाहिए उससे वह न डरे, जो बातें उसे नहीं बोलनी हो फिर भी उसे दोहराए। बच्चे की यह सीखने की प्रक्रिया शुरू के 5-6 वर्षों में ज़्यादा होती है। बच्चा स्कूल में पढ़ना लिखना सीखने के साथ साथ वह दूसरों के ज्ञान और अनुभवों से भी बहुत कुछ सीखता है।
बच्चे के व्यक्तित्व पर अपने मित्रों, शिक्षकों, आसपास के माहौल आदि सब कुछ का चेतन और अचेतन रूप से बहुत प्रभाव पड़ता है। बाल्यावस्था में स्कूल ही बच्चों का मुख्य जीवन क्षेत्र होता है, जहां बच्चों को माता पिता को छोड़कर पहली बार प्रवेश करना पड़ता है। स्कूल आने पर पहली बार बच्चे का परिवार से अलग स्कूल का अनुशासन, नियम, प्रतिस्पर्धा और उसकी समायोजन की क्षमता का परीक्षण होता है। सभी बच्चे स्कूल समायोजन में सफल नहीं होते और उनकी शैक्षणिक तथा व्यवहार संबंधी अनेक समस्याएं होने की संभावना होती है। स्कूल से संबंधित कुछ प्रमुख समस्याएं हैं: कम उपलब्धि, परीक्षा में असफलता, कक्षा में पूरी तरह से ध्यान न दे पाना आदि। बच्चे का विकास सही दिशा में होने के लिए आवश्यक है कि माता पिता और शिक्षक दोनों पर्याप्त ध्यान दें और बच्चे और स्कूल से संबंधित कुछ समस्याएं हैं कि बच्चे का विकास सही दिशा में होने के लिए आवश्यक है कि माता पिता और शिक्षक दोनों पर्याप्त ध्यान दें तथा बच्चे की किसी भी प्रकार की समस्या होने पर उसका पूर्ण रूप से निवारण करें। वर्तमान समय में बच्चों पर अध्यापकों को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बच्चों को वह सभी सुविधाएं देनी चाहिए जिनसे वह अपना ज्ञान बढ़ा सके। बच्चों की जिज्ञासाएं विस्तृत होती है और बच्चे को अपने मन में उठने वाले प्रश्नों का जवाब चाहिए। खेल स्वाभाविक और सबसे ज़्यादा प्रभावकारी माध्यम है जिससे बच्चा सीखता है। खेल सोच विचार को स्पष्ट करता है और बच्चे को अन्वेषण और कल्पना करने का और अनुभवों का कुछ ऐसे चीज़ों में बदलने का जो उनके लिए अर्थ रखती है का मौका देती है। खेलों के माध्यम से बच्चे का मानसिक और शारीरिक विकास होता है तथा सामाजिक और संवेगात्मक क्रियाओं, तर्क करने, समस्या सुलझाने, बातचीत करने तथा कल्पना जैसी बौद्धिक क्रियाओं का संगठन होता है। जिन खेलों को खिलौने, खेल के साथी, खेल स्थान तथा उचित मार्गदर्शन उपलब्ध नहीं होता वे शारीरिक और मानसिक रूप से पिछड़ जाते हैं। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक मैकडूगल ने खेल को अनुकरण तथा संकेत आदि के सामान्य एवं जन्मजात प्रवृत्ति माना है। बच्चे के विकास में खेलों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। खेलों के द्वारा बच्चा स्वतंत्रता पूर्वक अपनी सामान्य प्रवृत्तियों को अभिव्यक्त करता है। भिन्न भिन्न खेलों में बच्चे की भिन्न भिन्न मानसिक योग्यता, निरीक्षण, निर्णय, स्मृति, ध्यान, बुद्धि, कल्पना आदि के अभ्यास का अवसर मिलता है जिससे अच्छा विकास होता है। खेलों में बच्चे को नई नई परिस्थितियों से निपटना पड़ता है और नई नई समस्याएं सुलझानी होती है जिससे बुद्धि परिपक्व होती है। बच्चा खेलों के द्वारा ही अनुशासन, सहयोग, उदारता, सहिष्णुता, नियम पालना तथा नेतृत्व आदि सामाजिक गुणों का विकास करता है। सच तो यह है कि खेलों का शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा सामाजिक विकास के लिए पूरा लाभ उठाने के लिए शिक्षक को समय समय पर सुझाव देने चाहिए और खेलते समय बच्चों की देखभाल करनी चाहिए। ऊपर लिखी बातों का ध्यान दिया जाए तो बच्चे के व्यक्तित्व का संतुलन विकास होगा और बच्चा जीवन के हर मोड़ पर सफल होगा। व्यक्तित्व भिन्नताएं और व्यक्तित्व के विकास। मनोवैज्ञानिकों की धारणा है कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर बाल्यकालीन अवस्था में ही एक विशिष्ट प्रकार की व्यक्तित्व संरचना निर्मित हो जाती है। आगे आने वाली अवस्थाओं में जब बालक के समाजीकरण और अधिगमन की प्रक्रियाएं प्रारंभ हो जाती है तो व्यक्तित्व संरचना का विकास होने लगता है। स्कूल में भिन्न भिन्न बच्चे जिन परिवार और समुदाय से आते हैं उनमें अंतर हो जाता है। कोई भी दो बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। व्यक्तित्व विशेष रूप से मनोवैज्ञानिकों के लिए जिज्ञासा का विषय रहा है। मनोवैज्ञानिकों की धारणा है कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर बाल्यकालीन अवस्था में ही एक विशिष्ट प्रकार की व्यक्तित्व संरचना निर्मित हो जाती है। आगे आने वाली अवस्थाओं में जब बच्चे के समाजीकरण और अधिगमन की प्रक्रियाएं आरंभ हो जाती है तो व्यक्तित्व संरचना का विकास होने लगता है। बच्चों की व्यवहार संबंधी विशेषताओं में अंतर दिखाई देने लगता है और धीरे धीरे एक बच्चा दूसरे बच्चे
से भिन्न दिखलाई पड़ने लगता है। यहीं से बच्चे के व्यक्तित्व में व्यक्तिगतता और विशिष्टता का विकास प्रारंभ होता है। बच्चे की आदतें, मनोवृत्तियां, रुचियां, भावनाएं, नैतिक मूल्य तथा शील गुण आदि कुछ ऐसे तत्व माने जाते हैं जिनके संयोजन से बच्चे का व्यक्तित्व बनता है। प्रारंभ में बच्चा अपने भौतिक और सामाजिक परिवेश के साथ संवेगात्मक संबंध विकसित करने लगता है तथा सुंदर वस्तुओं की ओर आकर्षित होता है। कभी कभी बच्चा अपने परिवेश के कुछ तत्वों के प्रति क्रोध, भय, घृणा, ईर्ष्या का भी प्रदर्शन करता है। बच्चे का यह संवेगात्मक संबंध अस्थायी नहीं होता, बल्कि परिस्थिति के साथ संबंध होने के कारण बदलता रहता है। यद्यपि प्रारंभिक वर्षों में दृढ़ नैतिक मूल्यों का निर्माण एवं विकास असंभव है, फिर भी वह सुख और दुख अनुभूतियों के आधार पर अच्छे और बुरे आचरणों को समझने लगता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के ज्ञान से अभिभावकों और शिक्षकों को लाभ। आधुनिक शिक्षा का उद्देश्य बच्चों के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करना है। अभिभावकों और शिक्षकों को व्यक्तिगत भिन्नताओं की जानकारी से निम्नलिखित सहायता प्रदान होती है। बच्चों की ओर उचित अभिवृद्धि। इससे पिछड़े हुए और प्रखर बुद्धि तथा शरारती बच्चों की ओर सही अभिवृद्धि बनाई जा सकती है। चूँकि पिछड़े हुए बच्चों से अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं होते, अतः पिछड़े तथा अन्य बच्चों में भेद किया जा सकता है। परिणाम के प्रति उचित दृष्टिकोण। कक्षा में सभी बच्चों के परिणाम एक जैसे प्राप्त नहीं होते तथा सभी बच्चों को एक समान नहीं बनाया जा सकता, अतः बच्चों को अलग अलग छांटना और उनमें निहित प्रतिभा का विकास करने में अभिभावकों की सहायता मिलती है। शिक्षण की सीमाओं का ज्ञान। प्रत्येक बच्चे के सीखने की योग्यता में अंतर होता है, अतः वातावरण शिक्षण विधि में परिवर्तन करके प्रत्येक बच्चे को उसकी प्रतिभा के हिसाब से सिखाया जा सकता है। असफलताओं में उद्विग्न न होना। कुछ बच्चे औसत से नीचे होते हैं, अतः व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान होने पर अभिभावक और शिक्षक उद्विग्न नहीं होंगे और बच्चे की क्षमता के अनुरूप उसका विकास करने का प्रयास करेंगे। बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नता होने के कारण सभी बच्चे को एक ही शिक्षा पद्धति में नहीं सिखाया जा सकता। स्कूलों में मंदबुद्धि बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार उनके पाठ्यक्रम में अंतर किया जाना चाहिए। बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताओं के अंतर के ज्ञान से यह निश्चित होता है कि केवल स्कूलों में उनकी शिक्षा होना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि कई अंतर परिवार और समाज के कारण होते हैं। अतः आधुनिक मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए स्कूल के अलावा परिवार तथा अन्य संस्थाओं का सहयोग होना चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नताओं को जानकर शिक्षक तथा अन्य परामर्श केंद्र बच्चों को उनकी योग्यता के अनुसार परामर्श दे सकता है। प्रत्येक बच्चे की रुचि अलग अलग होती है, अतः बच्चे की प्रतिभा के अनुसार उन्हें अपना व्यवसाय चुनने में सहायता मिल सकती है। बच्चों के व्यक्तिगत भिन्नता का शिक्षा में अत्यधिक महत्व है। अब सभी बच्चों का विकास एक ही शिक्षा पद्धति से नहीं हो सकता। प्रत्येक बच्चे की योग्यता और क्षमता के अनुसार उसकी शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए, तभी उसके व्यक्तित्व का पूर्ण रूप से विकास हो सकता है। अगले पार्ट में पढ़ेंगे कि बच्चों में किन किन वजह से प्रतिभा की कमी रहती है और उसको कैसे दूर कर सकते हैं। इस पार्ट के लिए इतना ही काफ़ी है। बने रहें। बच्चों की प्रतिभा कैसे उभारें बुक के साथ, यानी इस चैनल के साथ सब्सक्राइब करें और